दोस्तों आदाब, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज़ में। दोस्तों आज हम दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इन दोनों ही खबरों को कामयाब बनाने में आपका एक विशेष योगदान है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। इन दोनों ही खबरों को कामयाब बनाने में आपका हाथ है। आपने लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने बेबाक अपनी राय रखी, जिससे विवश होकर के गवर्नमेंट को दो बड़े चेंजेस करने पड़े हैं। हुआ ये है कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपने डॉक्टर कफील को रिहा करने के लिए एक कैंपेन चलाया, उससे विवश होकर के 1 सितंबर 2020 को डॉक्टर कफील को मथुरा के जेल से रिहा कर दिया गया है। दूसरा, हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण खबर सुना रहे हैं जो कि किसी भी मेन मीडिया में अभी तक आपने नहीं देखा है। जी हाँ, वो खबर ये है कि आपने CAA, NRC और NPR के विरोध में जिस प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाया था, जिसमें अलग अलग प्रदेशों में शाहीन बाग बन गए थे, जिसमें हमारी माँओं बहनों ने सर्दियों के मौसम में भी इस आंदोलन को जारी रखा था। हमारी माँओं बहनों पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो कांग्रेस की एजेंट हैं, तो कहीं पर ये आरोप लगाए गए थे कि 500-500 रुपए के एवज में वो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें ये भी कह दिया था कि यहाँ पर औरतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें यहाँ मुफ्त की बिरयानी मिल रही है। दोनों खबरों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, 1 सितंबर 2020 को डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उन्हें मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। साथ ही उन पर लगाए NSA को भी रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि डॉक्टर कफील पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। डॉक्टर कफील लगभग पिछले 8 महीने से जेल में बंद हैं। जेल से बाहर आते ही डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बताया कि जेल में रहने के दौरान उन्हें 5 दिन तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्हें प्रताड़ित किया गया और मारा पीटा भी गया। डॉक्टर कफील ने सरकार से ये अपील की है कि उन्हें फिर से नौकरी पे बहाल किया जाए। वो ये चाहते हैं कि नौकरी पे बहाल होने के बाद वो कोरोना मरीजों का इलाज कर सकें। उन्होंने सरकार को ये भी ऑफर किया कि अगर कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार होती है तो सबसे पहले उसका परीक्षण डॉक्टर कफील पर किया जाए। दोस्तों, अब हम डॉक्टर कफील से जुड़े हुए कुछ इंटरव्यूज़ आपको दिखाते हैं जो उन्होंने अलग अलग मीडिया हाउसेस को दिए हैं। इन इंटरव्यूज़ को, इन पिक्चर्स को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार उनकी फैमिली परेशान हुई। ये कितने मोटे हो गए हैं? ठीक है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं कफील खान? बहुत टूटा हुआ इस बार फील कर रहा हूं मैम, क्योंकि इस बार जो मेंटल हैरेसमेंट के साथ साथ फिजिकल बहुत टॉर्चर किया और कई बार जो है भूखा रखा 4-4, 5-5 दिनों तक। 2 रोटी कुत्ते की तरह थमा दी जाती थी। और STF ने तो बकायदा मुझे इस तरह से टॉर्चर किया कि तुमने कोई ऐसा ड्रग्स बनाया है, पाउडर बनाया है जिससे लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तुम जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा ये पाकिस्तान क्यों नहीं बता दिया? अरे मेरा पासपोर्ट जो है जुडिशरी के पास है, मैं इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकता, तो कैसे मैं जापान चला जाऊंगा? और मैं कौन सा पाउडर बना दूंगा? मैं डॉक्टर हूं, मैं पीडियाट्रिशियन हूं, मैं कौन सा पाउडर बना दूंगा जिससे मिलियंस मर जाएंगे? तुम सरकार गिराना चाहते हो, हमने फोन में तुम्हें टैप किया हुआ। मैंने कहा एक भी अगर आप रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। तो दीज आर द बेसलेस एलिगेशंस एंड दे इंट्रोगेटेड मी कंटिन्यूअसली फॉर 48 आवर्स। एक ऑफिसर आता था, उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता था और लास्ट टाइम दे डिडंट टच मी आफ्टर BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी। उन्होंने कभी मुझे फिजिकली नहीं टच किया था, पर इस बार मुझे फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये जो 7 महीने थे काफ़ी मुश्किल रहे आपके लिए, क्या समस्याएं रही इन 7 महीनों? 7 महीनों से पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा 29 जनवरी को, जब मुझे एयरपोर्ट से STF ने अरेस्ट किया था। उस वक्त से लेके अगले 5 दिनों तक जो टॉर्चर मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ हुआ, ना मुझे खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और बहुत से वियर्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपने कोई पाउडर इजाद किया है जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे? क्या आप जापान गए थे? आपने सरकार को गिराने की कोशिश की थी? पासपोर्ट मेरा जुडिशियरी के पास है, मैं जापान कैसे जा सकता हूँ? मैं कौन सा पाउडर ऐसा इजाद कर सकता हूँ? इस तरह के एलिगेशन लगाए गए मेरे पर। 7 महीने
मेरे लिए ना, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत दर्दनाक थे। कहते हैं ना कि मैंने रामायण देखी। रामायण में श्री वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे थे कि राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, राज हट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ मेरा राजा राज हट भी नहीं है, बाल हट कर रहा है। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन इज कंटिन्यूड, और ये बात इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि जब से द पेटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर कंटिन्यूसली हरास्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर। तो ये हालत है। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये जो पूरा का पूरा एनएसए की जो एनएसए लगाया गया आपके ऊपर, ये स्पीच के ऊपर था, तो उसके बारे में ये स्पीच के ऊपर नहीं था यार। एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कफील ने बताया है कि उनका संपर्क प्रियंका गांधी से हुआ है, जिन्होंने उन्हें राजस्थान में शरण लेने के लिए कहा है। डॉक्टर कफील इस समय अपनी पूरी फैमिली के साथ राजस्थान में है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उन्होंने योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अगर वो यूपी में रहेंगे तो हो सकता है कि योगी सरकार फिर से उन पर कोई झूठा आरोप लगा करके उनको जेल में बंद कर दे। डॉक्टर कफील की तरह हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं, जिन पर काफ़ी साल तक मुकदमे चलते रहते हैं और बाद में ये पता चलता है कि इन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। इस तरह उनके कई साल जेलों में बंद रह करके बर्बाद हो जाते हैं। ये एक सवालिया निशान है हमारी न्यायपालिका पर। क्या इसमें कोई सुधार आएगा? क्या हम ऐसे नौजवानों की ज़िंदगियों को वापस कर सकते हैं, उस समय को वापस कर सकते हैं जो बर्बाद हो चुके हैं जेल की बंद कोठरियों में? दोस्तों, अब हम अपनी अगली खबर की तरफ आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिली है। आपके एक बड़े आंदोलन के बाद आखिरकार एनपीआर के मुद्दे पर भारत सरकार ने अपने आप को पीछे किया है। ये मेन मीडिया ने आपको कहीं पर भी नहीं दिखाया है। देखने पे ये आ रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की जो वेबसाइट है उस पर 30 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस आपके उन एनपीआर के सवालों पर किए गए हैं जो कि साल 2010 के आधार पर आधारित है। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2010 के एनपीआर के प्रश्नावली में कुछ ऐसे विवादास्पद प्रश्न जोड़ दिए थे जिसके कारण पूरे देश में इसका खुल करके विरोध हुआ और सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। अब मोदी सरकार ने चुपचाप इन प्रश्नों को हटा लिया है और ये एनपीआर सेम 2010 के प्रश्नावली के आधार पर आ गया है। तो नए एनपीआर के प्रश्नावली में क्या क्या अंतर हुए हैं, इसके बारे में तफसील से बताने के लिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब से। डॉक्टर सलीम खान एक मशहूर कॉलमनिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके चलते रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 जुलाई को कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो विवादित प्रश्न जो बाद में बढ़ाए गए थे और जिनकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन चला था, उन सबको चुपचाप हटा दिया गया। हम आपको याद दिला दें कि वो प्रश्न कौन से थे जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। पहला प्रश्न ये था कि आपकी मातृभाषा क्या है। दूसरा था आपका आधार नंबर क्या है। ये स्वैच्छिक था, यानी ऑप्शनल, आप चाहें तो दें या ना दें। आपका मोबाइल नंबर क्या है। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, अगर किसी के पास पासपोर्ट हो तो। आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, यह भी बताना जरूरी किया गया था। आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, यदि ये ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इसका भी बताना अनिवार्य था। इसके अलावा जिन दो प्रश्नों के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वो ये था कि आपके पिता और माता का जन्म स्थान और जन्म तिथि क्या है। अक्सर लोगों ने ये कहा था कि हमें तो खुद अपना जन्म तिथि याद नहीं है, तो हम अपने माता पिता की जन्म तिथि कहां से बताएंगे, और उनका जन्म स्थान पूछकर एक नया संदेह पैदा कर दिया गया था। इसी तरह आखिरी प्रश्न ये बढ़ाया गया था कि आपका आखिरी स्थान, यानी आप इससे पहले कहां रहे हैं, ये भी आप हमको बताएं। तो अब ये सारे प्रश्न जो कि नए जोड़े गए थे उनको वेबसाइट से हटा दिया गया है, और 2010 का जो फॉर्मेट था उसमें जो प्रश्न थे कि व्यक्ति का नाम क्या है, घर के मुखिया के से उसके संबंध क्या है, माता पिता का नाम क्या है, विवाहित हो तो पति और पत्नी का नाम क्या है,
लिंग क्या है, जन्म तिथि क्या है, राष्ट्रीयता जो वो बताए, स्वघोषित राष्ट्रीयता क्या है, सामान्य आवास का मौजूदा पता क्या है, मौजूदा आवास में कब से रह रहे हैं, स्थायी आवासीय पता क्या है, व्यवस्था और गतिविधि क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है। इन प्रश्नों के आधार पर 2010-2011 में एक मर्तबा एनपीआर बन चुका है। उस वक्त किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई और अब ये सरकार भी यही प्रश्न एनपीआर में पूछना चाहती है। वेबसाइट से तो ऐसा ही पता चलता है। डॉक्टर कफील खान और न्यू एनपीआर से रिलेटेड ये था हमारा विशेष प्रोग्राम। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।